नमस्कार। आज हम पृथ्वी के घूमने, फिरने और मौसमों के बदलने के इस दिलचस्प खेल को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास अर्थ मूवमेंट एंड सीजनैलिटी दस्तावेज से कुछ ज़रूरी जानकारी है और हम इसी पर बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे नाचती है और उसका ये नाचना कैसे हमारे दिन, रात और मौसमों को तय करता है। बिल्कुल, काफी दिलचस्प विषय है ये। और सोचिए, ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि जब उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, मतलब जनवरी में, तब हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा पास होती है। दिमाग तो कहता है कि पास होने पे गर्मी होनी चाहिए। हाँ, ये आम कंफ्यूजन है। आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि मौसम का असली खिलाड़ी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की गहराई में उतरना। जरूर। सबसे पहले पृथ्वी की दो मुख्य गतियां समझ लेते हैं। पहली है घूर्णन, मतलब रोटेशन। जी। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है ना, जैसे कोई लट्टू नाचता है। हाँ बिल्कुल, अपनी एक्सिस पर। और ये एक चक्कर करीब 24 घंटे में पूरा होता है। लगभग 24 घंटे, हाँ। हाँ, और इसी घूमने की वजह से होता है दिन और रात का सिलसिला। सही बात है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसीलिए हमें लगता है कि सूरज पूर्व से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। हाँ, ये उसका अपैरेंट मूवमेंट है। वैसे अगर एकदम सटीक देखें, हाँ, तो ये चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। अच्छा, तो 4 मिनट कम। जी, रोज। पर हम सहूलियत के लिए 24 घंटे ही कहते हैं, हाँ। हमारे घड़ियों के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई एक चाल। दूसरी चाल है परिक्रमण, यानी रेवोल्यूशन। हाँ, रेवोल्यूशन। ये है पृथ्वी का अपनी एक तय राह पर, जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। जी, सूरज के इर्द गिर्द घूमना। ये लंबा सफर है। इसे पूरा करने में लगते हैं 365.25 दिन। हाँ, 365 और चौथाई दिन, 365.25 डेज। और यही 0.25 डेज, मतलब एक दिन का चौथाई हिस्सा, ये कहाँ जाता है? हाँ, ये बड़ा जरूरी सवाल है। अगर हम इसे नजरअंदाज कर दें तो कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। कैसे? हर साल हमारा कैलेंडर मौसमों से करीब 6 घंटे आगे निकल जाएगा, तो धीरे धीरे महीनों और मौसम का तालमेल बिगड़ जाएगा। ओह। इसीलिए हर 4 साल में हम इस चौथाई दिन को, मतलब 4 चौथाई दिनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, 0.25 गुणा 4 यानी एक पूरा दिन। बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रा दिन हम फरवरी में जोड़ देते हैं, तो उस साल फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की हो जाती है। और उसी साल को हम लीप वर्ष या लीप ईयर कहते हैं। जी। जिसमें 366 दिन होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये कैलेंडर को ठीक रखने का तरीका है। ये तो समझ आ गया, लेकिन आपने कहा था कि परिक्रमण मौसमों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या ये 365.25 दिन का चक्कर ही मौसम बदलता है, सीधा सीधा? सीधे तौर पर नहीं। देखिए, परिक्रमण जरूरी तो है, क्योंकि इसी से पृथ्वी साल भर में सूरज के चारों ओर अलग अलग पोजीशन में पहुंचती है। लेकिन मौसम बदलने का जो असली हीरो है, वो कुछ और है। अच्छा, वो क्या है? वो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, एक्सियल टिल्ट जिसे कहते हैं। अक्षीय झुकाव, मतलब पृथ्वी सीधी खड़ी होकर नहीं घूमती सूरज के चारों ओर। बिल्कुल, थोड़ी टेढ़ी है। बिल्कुल, वो सीधी नहीं है। सोचिए कि पृथ्वी जिस रास्ते पर सूरज का चक्कर लगा रही है, वो एक सपाट सतह है, ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, एक प्लेन जैसा। हाँ, अब पृथ्वी की जो धुरी है, वो काल्पनिक डंडी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, जिसके सहारे वो घूमती है। हाँ। वो धुरी इस ऑर्बिटल प्लेन पर 90 डिग्री पर नहीं है, सीधी नहीं है। तो फिर कितनी झुकी हुई है? वो धुरी इस प्लेन के परपेंडिकुलर से, मतलब 90 डिग्री वाली लाइन से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री। अच्छा, ये नंबर तो बहुत सुना है। तो यही है वो राज? हाँ, यही है सबसे बड़ा राज, 23.5 डिग्री का झुकाव। इसको किसी और तरह से भी बताते हैं, शायद 66.5 डिग्री वाला कुछ। हाँ, वो भी कह सकते हैं। अगर धुरी परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री झुकी है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। अच्छा, 90 घटा 23.5। जी, पर याद रखने वाली मुख्य बात है 23.5 डिग्री का झुकाव। ठीक है। और ये बात गांठ बांधने लायक है कि मौसमों का मुख्य कारण यही झुकाव है, न कि पृथ्वी की सूरज से दूरी का बतलाना। ये सबसे आम गलतफहमी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लगता है कि जब दूर होते हैं तो सर्दी, पास होते हैं तो गर्मी। हाँ, पर ऐसा है नहीं। हम इस पर वापस आएंगे। ठीक है, तो मान लिया कि झुकाव ही असली कारण है, लेकिन ये झुकाव करता क्या है जिससे मौसम बदल जाते हैं, मतलब कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। ये झुकाव दो मुख्य चीजें करता है।
पहले ये तय करता है कि साल के अलग अलग समय पर सूरज की किरणें पृथ्वी के किस हिस्से पर सीधी पड़ेंगी और किस हिस्से पर तिरछी। सीधी और तिरछी किरणें। हाँ, सीधी किरणों में गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि ऊर्जा कम जगह में कॉन्सेंट्रेट होती है, जैसे टॉर्च की सीधी लाइट। और तिरछी किरणों में वही ऊर्जा ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाती है, तो गर्मी कम महसूस होती है। जैसे टॉर्च को टेढ़ा कर दें तो रोशनी फैल जाती है, हल्की हो जाती है। समझ गई। सीधी धूप मतलब ज्यादा गर्मी, तिरछी धूप मतलब कम गर्मी। बिल्कुल। और दूसरी बात जो ये झुकाव करता है वो है दिन और रात की लंबाई को बदलना। अच्छा, लंबाई कैसे? अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो पूरी पृथ्वी पर हमेशा दिन और रात 12-12 घंटे के होते, हर जगह। हमेशा? हाँ, लेकिन झुकाव के कारण जब कोई गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध गर्मियों में। हाँ बिल्कुल, तो उसे ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी मिलती है, मतलब वहां दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी। और जब वो सूरज से दूर झुका होता है, जैसे सर्दियों में, तब ठीक उल्टा, उसे कम देर रोशनी मिलती है, यानी दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। तो मतलब झुकाव सिर्फ गर्मी की मात्रा ही नहीं, बल्कि गर्मी मिलने का समय यानी दिन की लंबाई भी तय करता है। वाह, एकदम सही। और इन दोनों का मिला-जुला असर ही मौसम बनाता है। कैसे? जब किसी हिस्से को ज्यादा सीधी धूप मिलती है और वो भी लंबे समय तक, यानी लंबे दिन, तो वहां गर्मी का मौसम होता है। ठीक है। और जब कम सीधी मतलब तिरछी धूप मिलती है और वो भी कम समय के लिए, मतलब छोटे दिन, तो वहां सर्दी का मौसम होता है। अच्छा, ये तो काफी लॉजिकल है। इसे समझने के लिए वो प्रदीप्ति वृत्त वाली बात भी शायद मदद करेगी। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दस्तावेज में जिक्र था इसका। हाँ, प्रदीप्ति वृत्त एक बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट है। ये वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उजाले वाले हिस्से यानी दिन और अंधेरे वाले हिस्से यानी रात को अलग करती है। अच्छा, दिन और रात के बीच की लाइन? जी, आप अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरों में से साफ देख सकते हैं। वो लाइन जहां रोशनी खत्म होकर अंधेरा शुरू होता है, इसे टर्मिनेटर लाइन भी कहते हैं। अब सोचिए, अगर पृथ्वी सीधी खड़ी होती, झुकी ना होती, तो ये रेखा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती। और फिर हर जगह दिन रात बराबर होती। बिल्कुल, 12-12 घंटे के। लेकिन 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है इस लाइन के साथ? जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, जैसे जून में, तो ये प्रदीप्ति वृत्त उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़े इलाके को रोशनी में रखता है। मतलब वहां दिन ज्यादा? हाँ, दिन लंबे होते हैं। और आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है, उसके भी उत्तर में तो 24 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक सूरज डूबता ही नहीं। अरे वाह, 24 घंटे का दिन? जी, और इसके उलट दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में लगातार रात रहती है। और जब उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है, जैसे दिसंबर में, तब ठीक उल्टा होता है। प्रदीप्ति वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बड़े इलाके को रोशनी में रखता है, तो वहां लंबे दिन होते हैं। अंटार्कटिका में 24 घंटे का दिन। और हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में? यहाँ दिन छोटे होते हैं और आर्कटिक में 24 घंटे की रात। तो ये प्रदीप्ति वृत्त का खिसकना ही दिखाता है कि कैसे झुकाव के कारण दिन और रात की लंबाई बदलती है। कमाल है। जी बिल्कुल। अब आते हैं उस दूरी वाली बात पर जिसने शुरू में कंफ्यूज किया था। आपने कहा था कि पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं है। हाँ, ये एक और जरूरी बात है। पृथ्वी की कक्षा मतलब ऑर्बिट एकदम गोल नहीं, बल्कि थोड़ी अंडाकार है, इलिप्टिकल है। अंडाकार? तो इसका मतलब दूरी बदलती होगी। जी हाँ, इसका मतलब है कि पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो उसकी दूरी सूरज से थोड़ी बदलती रहती है। कितना फर्क पड़ता है इस दूरी में? साल में एक समय आता है लगभग 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। सबसे करीब? जनवरी में? हाँ, जनवरी में। इस स्थिति को उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं। तब दूरी होती है करीब 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन, ठीक है। और सबसे दूर कब होती है? वो समय आता है लगभग 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है। इसे अपसौर या एफिलियन कहते हैं। तब दूरी बढ़कर करीब 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। 152 मिलियन? तो मतलब करीब 5 मिलियन किलोमीटर का फर्क? ये तो काफी लगता है। हाँ, सुनने में तो लगता है। तो फिर इस दूरी का असर क्यों नहीं होता मौसम पर? यही तो वो पहेली थी कि जनवरी में सबसे पास होके भी सर्दी क्यों? हाँ, देखिए, ये 5 मिलियन किलोमीटर सुनने में भले ही ज्यादा लगे, लेकिन पृथ्वी और सूरज की औसत दूरी जो करीब 150 मिलियन किलोमीटर है, उसके मुकाबले ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। करीब 3.3% का ही फर्क है। अच्छा, परसेंटेज में देखें तो कम है। जी,
इस दूरी के बदलने से पृथ्वी को मिलने वाली कुल सौर ऊर्जा में थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है, लगभग 7% का। लेकिन अब उस बात पे गौर कीजिए, पेरिहीलियन जब हम सबसे करीब होते हैं कब होता है? जनवरी में। और उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में कौन सा मौसम होता है? कड़ाके की सर्दी। बिल्कुल। और एफिलियन जब हम सबसे दूर होते हैं कब होता है? जुलाई में। और उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में कौन सा मौसम होता है? भयंकर गर्मी। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा है। अगर दूरी ही मुख्य कारण होती तो जनवरी में गर्मी और जुलाई में सर्दी होनी चाहिए थी उत्तरी गोलार्ध में। एग्जैक्टली। ये तो पक्का सबूत है कि दूरी का रोल मौसम तय करने में बहुत ही कम है या ना के बराबर है। बिल्कुल। असल में दक्षिणी गोलार्ध में मौसम हमारी अपेक्षा के थोड़ा करीब होते हैं दूरी के हिसाब से, मतलब जनवरी में गर्मी, जुलाई में सर्दी। हाँ, क्योंकि वो तब सूरज की तरफ झुके होते हैं जनवरी में। जी, लेकिन वहां भी मौसमों की जो तीव्रता है वो मुख्य रूप से झुकाव से ही तय होती है, ना कि दूरी से। झुकाव के कारण सूरज की किरणों के कोण में जो बदलाव आता है ना, उसका असर ऊर्जा प्राप्ति पर दूरी के बदलाव से कहीं ज्यादा होता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव ही असली किंग मेकर है। हाँ, कह सकते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमण करती है और इस यात्रा के दौरान उसका ये झुकाव अंतरिक्ष में लगभग एक ही दिशा में बना रहता है। जी, वो पॉइंटिंग डायरेक्शन करीब करीब फिक्स रहती है, ध्रुव तारे की तरफ। हाँ, और इसी स्थिर झुकाव और परिक्रमण के मिले-जुले असर से साल भर पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग मात्रा में, मतलब तीव्रता से, और अलग-अलग समय तक, मतलब अवधि तक धूप मिलती है और इसी से मौसम बनते हैं। एकदम सही सारांश है ये। और इस सालाना यात्रा के 4 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 4 पड़ाव। हाँ, जिन्हें हम 2 जोड़ियों में समझ सकते हैं: अयानांत, सोल्स्टिस, और विषुव, इक्विनॉक्सिस। अयानांत और विषुव, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स। हाँ, ये नाम भी सुने। इनका क्या मतलब है? अयानांत या सोल्स्टिस का मतलब है सूर्य का स्थिर होना। ये वो 2 दिन हैं जब सूर्य आकाश में अपनी उत्तर या दक्षिण की यात्रा के एक पीक पर पहुंचकर जैसे दिशा बदलता सा लगता है। अच्छा। एक अयानांत पर कोई एक गोलार्ध सूरज की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है, वहां सबसे लंबा दिन होता है, वो है ग्रीष्म अयानांत या समर सोल्स्टिस। और दूसरा? दूसरे अयानांत पर वही गोलार्ध सूरज से सबसे दूर झुका होता है, वहां सबसे छोटा दिन होता है, वो है शीत अयानांत या विंटर सोल्स्टिस। इन दिनों रात की लंबाई में सबसे ज्यादा अंतर होता है। ठीक है। और विषुव, इक्विनॉक्स। विषुव या इक्विनॉक्स का मतलब है बराबर रात। इक्वी मतलब बराबर, नॉक्स मतलब रात। अच्छा। ये साल के वो 2 दिन हैं जब पृथ्वी का झुकाव सूरज के सापेक्ष न तो उसकी ओर होता है न उससे दूर, मतलब साइड में होता है। इन दोनों दिनों पर सूरज सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर चमकता है। और तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है, 12-12 घंटे की। ये मौसमों के बीच के ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो 2 अयानांत और 2 विषुव, कुल 4 पड़ाव हो गए। जी। चलिए, इन चारों पड़ावों को उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से समझते हैं, तारीखों और असर के साथ। शुरुआत करते हैं ग्रीष्म अयानांत, समर सोल्स्टिस। ठीक है। ग्रीष्म अयानांत उत्तरी गोलार्ध में लगभग 21 जून को होता है। 21 जून। हाँ, इस दिन उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर अपने अधिकतम 23.5 डिग्री पर झुका होता है और सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। और इसका असर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ये गर्मी की आधिकारिक शुरुआत है। जी। ये साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। हाँ। हमें सूरज की सबसे सीधी और तेज धूप मिलती है और आर्कटिक सर्कल के उत्तर में तो 24 घंटे का दिन रहता है। बिल्कुल। इस दिन के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन फिर से धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद करीब 3 महीने बाद आता है शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स। हाँ, लगभग 23 सितंबर को। अब पृथ्वी ऐसे पोजीशन में है कि उसका झुकाव सूरज के सापेक्ष बगल में है। सूरज अब दक्षिण की ओर जाते हुए सीधे भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। और क्योंकि ये विषुव है, इक्विनॉक्स, तो इसका मतलब हुआ कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर हो गए। हाँ, 12-12 घंटे के। बिल्कुल, लगभग 12-12 घंटे। उत्तरी गोलार्ध में ये शरद ऋतु यानी पतझड़ की शुरुआत का संकेत है। ऑटम। जी। इस दिन के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिन और छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होती जाती हैं और मौसम ठंडा होने लगता है। फिर यात्रा पहुंचती है शीतायनांत, विंटर सोल्स्टिस पे। हाँ। ये कब होता है? दिसंबर में? हाँ, लगभग 21 या 22 दिसंबर को। ये ग्रीष्म अयनांत का ठीक उल्टा है।
अब उत्तरी ध्रुव सूरज से अपने अधिकतम 23.5 डिग्री पर दूर झुका हुआ है। सबसे दूर। सही। इस समय सूरज की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही होती हैं, जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। तो उत्तरी गोलार्ध के लिए ये साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात हुई। जी हाँ, ये सर्दी की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। हमें सूरज की सबसे तिरछी किरणें मिलती हैं, यानी धूप की गर्मी सबसे कम होती है, और आर्कटिक सर्कल में अब 24 घंटे की रात का समय होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस सबसे छोटे दिन के बाद दिन फिर से लंबे होने शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, भले ही ठंड अभी बढ़ रही हो, पर दिन लंबे होने लगते हैं। और हाँ, दक्षिणी गोलार्ध के लिए यही दिन उनका ग्रीष्म अयानांत यानी सबसे लंबा दिन होता है। सब कुछ उलट जाता है वहाँ। बिल्कुल, सब कुछ ऑपोजिट होता है दूसरे हेमिस्फीयर में। और आखिर में चौथा पड़ाव। आखिर में लगभग 21 मार्च को आता है वसंत विषु, यानी स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स। मार्च इक्विनॉक्स। जी, एक बार फिर पृथ्वी का झुकाव सूरज के सापेक्ष बगल में होता है और सूरज सीधे भूमध्य रेखा इक्वेटर पर चमकता है। लेकिन इस बार वो वापस उत्तर की ओर बढ़ रहा होता है। तो फिर से पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर। हाँ, फिर से लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। उत्तरी गोलार्ध में ये वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग के आगमन का प्रतीक है। बाहर का मौसम। जी, इस दिन के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, मौसम गर्म होने लगता है और हम फिर से ग्रीष्म अयानांत की ओर बढ़ने लगते हैं। ये पूरा चक्र साल दर साल चलता रहता है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये बिल्कुल साफ हो गया कि पृथ्वी का घूमना मतलब घूर्णन दिन रात लाता है। हाँ। और सूरज का चक्कर लगाना यानी परिक्रमण साल बनाता है। जी। लेकिन मौसमों के बदलने और दिन रात की लंबाई में फर्क आने का असली जादूगर पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। बिल्कुल सही। यही तय करता है कि कब, कहाँ, कितनी सीधी और कितनी देर तक सूरज की गर्मी पहुंचेगी। और वो दूरी का बदलना, पेरिहीलियन और एफिलियन, वो एक छोटा सा फैक्टर है, पर मुख्य भूमिका झुकाव की ही है। सचमुच ये एक अद्भुत, बहुत ही फाइन बैलेंस है। और यहीं पर एक विचार आता है सोचने के लिए। क्या कभी सोचा है कि अगर ये झुकाव 23.5 डिग्री ना होकर कुछ और होता? मान लीजिए पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती, 0 डिग्री झुकाव, या फिर बहुत ज्यादा झुकी होती, जैसे 45 डिग्री या उससे भी ज्यादा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर झुकाव 0 होता तो शायद मौसम होते ही नहीं। शायद नहीं, हर जगह साल भर एक जैसा मौसम रहता और दिन रात हमेशा 12 घंटे के होते। ध्रुवों पर शायद बर्फ ही न जम पाती और भूमध्य रेखा शायद बहुत ज्यादा गर्म हो जाती। संभव है। और अगर झुकाव बहुत ज्यादा होता, मान लीजिए 45 डिग्री, तब तो मौसम शायद बहुत ही एक्सट्रीम होते। गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी। हो सकता है दिन और रात की लंबाई में भी बहुत ज्यादा फर्क होता। शायद कर्क और मकर रेखाएं 45 डिग्री लैटिट्यूड पर होती और आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल भी 45 डिग्री पर। ओह, तो मतलब टेम्परेट जोन बहुत छोटा हो जाता। हाँ, और जीवन शायद आज जैसा बिल्कुल ना होता, बहुत अलग होता। ये कल्पना करना ही रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है। ये हमें एहसास दिलाता है कि पृथ्वी का वर्तमान 23.5 डिग्री का झुकाव कितना जरूरी है हमारे ग्रह पर जीवन के पनपने और बने रहने के लिए। बिल्कुल, ये उन कई नाजुक संतुलनों में से एक है जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाते हैं। इस पर विचार करना हमें अपने ग्रह की और भी कद्र करना सिखाता है। इस गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है पृथ्वी की गतियों और मौसमों के इस खेल को समझने में सबको मजा आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। जी, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।